गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब परिवार आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग 25 क्वेश्चन के साइंस की प्रैक्टिस करेंगे और वो सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे जहाँ से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो ये भी आज का जो सेट आपका तैयार करके जो हमने लाया है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके विगत वर्षों में पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आप पेन पेपर लेकर अवश्य बैठे, क्योंकि आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए जाएँगे वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हमने ये चीज़ें पढ़ी है, और तुरंत आपका दिमाग क्लासरूम में आएगा और क्लासरूम में आने पर तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसका आंसर ये होगा। ठीक है? तो आप हमारी बातों को समझ रहे हैं? तो चलिए हम लोग अपनी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? निम्नलिखित में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर ए है पिट्यूटरी ग्रंथि है, बी है यकृत है, सी है वृषण है और डी है थायराइड ग्रंथि है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले समझते हैं कि ग्रंथि क्या है। देखिए, अगर ग्रंथि की हम बात करें तो ग्रंथि एक तरह का थैला होता है। हमारे शरीर में ग्रंथि एक प्रकार का थैला होता है जो किसी पदार्थ को स्टोर करके रखता है, पदार्थ को स्टोर करता है, या आप कह सकते हैं कि निर्माण करता है। स्टोर करेगा या तो निर्माण करेगा। अब ये ग्रंथि जो होते हैं मेरे भाई, वो दो प्रकार का होता है। वो हमारे ग्रंथि हालांकि होते हैं तीन प्रकार के। तीन प्रकार की ग्रंथि आप ध्यान रखेंगे कि तीन प्रकार की ग्रंथि होती है। एक होती है अंत स्रावी ग्रंथि, और एक होता है मेरे भाई बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि और एक होता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तीन प्रकार के ग्रंथि हमारे शरीर में पाए जाते हैं। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि और एक होता है हमारा मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो ये हमारा, ध्यान रखिएगा कि ये हमारा हार्मोन का निर्माण करता है। हार्मोन का निर्माण करेगा, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि हार्मोन जो होता है वो ब्लड के साथ होता है। ब्लड के साथ होता है मेरे भाई। यानी कि जिस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन्स के निर्माण होंगे, तो वो हार्मोन हमारे ब्लड के साथ मिले होते हैं। थर्ड नंबर अगर पॉइंट की बात करें, तो अंतःस्रावी ग्रंथि में किसी भी डक्ट का कोई योगदान नहीं होता है, यानी वो डक्ट के रास्ते नहीं होते हैं। तो यहाँ पर नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। नलिकाएं नहीं होती हैं मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है? इसी तरीका से अगर हम बात करें बाह्यस्रावी ग्रंथि का, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि से सबसे पहला ध्यान रखिएगा कि या ये क्या करता है, तो एंजाइम का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करेगा? तो एंजाइम निर्माण करता है। एंजाइम निर्माण जो भी होंगे तो ये हमारे ब्लड के साथ नहीं होता। ध्यान रखिएगा कि इसमें एंजाइम जो होता है वो ब्लड के साथ नहीं होता है। जैसे पसीना, पसीना हमारा एक एंजाइम है। आंसू हमारा एंजाइम है। आपके नाक से बहते हैं नेटा, वो भी एक एंजाइम है मेरे भाई। तो ये सारे एंजाइम जो होते हैं वो ब्लड के साथ नहीं होता है। ठीक है? थ्री नंबर अगर पॉइंट की बात करें, तो इसके लिए एक स्पेशल डक्ट होता है, यानी कि नलिकाएं होती है। नलिकाएं होती है। ठीक है? जिसके माध्यम से एंजाइम स्रावित होता है। ठीक है? मिश्रित ग्रंथि हम किसे कहते हैं? तो जिसमें
एंजाइम, जिससे एंजाइम अब प्लस हार्मोन दोनों का सिक्रेशन हो, उसी को कहते हैं कि मिश्रित ग्रंथि है। यानी कि एंजाइम भी उससे निकलता है और साथ ही साथ हार्मोन्स भी निकलते हैं। और मिश्रित ग्रंथि में एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है मेरे भाई, जिसे हम पैंक्रियाज के नाम से जानते हैं, वो हमारा मिश्रित ग्रंथि का एग्जाम्पल है। और ध्यान रखिएगा कि इसी मिश्रित ग्रंथि को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्रंथि। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्रंथि। बात क्लियर है? तो मेरे भाई, इतनी बातें आपको स्पष्ट रूप से क्या समझ में आया या नहीं आया? आप बताएं जरा, समझ में आ गए? बिल्कुल क्लियर है। चल, तो मेरे भाई इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, थोड़ी सी और अगर हम बात करें तो हार्मोन का ध्यान रखिएगा कि हार्मोन का कार्य होता है शारीरिक परिवर्तन के लिए। शारीरिक परिवर्तन में हार्मोन का काम क्या होता है? तो शारीरिक परिवर्तन लाता है। एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो ये भोजन के पाचन में होता है। भोजन के पाचन में सहायक होता है, तो भोजन के पाचन में सहायक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहीं से एक और चीज ध्यान रखिएगा कि बाह्य स्राविक ग्रंथि बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हालांकि वो हम आपको धीरे धीरे करके सिखला देंगे। ठीक है, चल, इतनी बातें आप नोट कर लिए। चल, तो अब हम यहां पर देखते हैं। अब इसे हम रफ कर रहे हैं। मेरे भाई देखिए, पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारा, ये अंतःस्रावी ग्लैंड है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, इसी तरीका से ध्यान रखेंगे कि थायराइड भी जो है वो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। हमारा वृषण भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। और यकृत हमारा बाह्य स्रावी ग्रंथि है। बाह्य स्रावी ग्रंथि है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन मेरे भाई, ये जब क्वेश्चन आया था तो बोर्ड ने ये क्वेश्चन गलत तरीके से पूछा। उनको यहाँ पर हेट्रोक्राइन ग्लैंड नहीं देना चाहिए था। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, अभी अभी हमने कहा कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है, तो आप कहेंगे कि सर हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है अग्नाशय। इसका अगर सही उत्तर देखा जाए तो अग्नाशय है मेरे भाई। इसका सही आंसर क्या है? अग्नाशय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए, विषम के आधार पर देखा जाए, तो यहाँ इनका कहने का सेंस होना चाहिए था, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड न होकर इसे कहना चाहिए था कि विषम ग्रंथि कौन सा है, विषम ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो विषम ग्रंथि में अगर देखा जाए तो पिट्यूटरी, वृषण और थायराइड ग्रंथि, ये तीनों के तीनों एक जैसा है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल है। लेकिन यकृत जो है मेरे भाई, वो हमारा बाह्य स्रावी ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर हम यहाँ से क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे मेरे भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसके आधार पर? विषम ग्रंथि के आधार पर, ना कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड के आधार पर। बात क्लियर है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड आपका अग्नाशय ही होता है। ठीक है, चल, अब यहां से कुछ और भी इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए। ठीक है, देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मेरे भाई, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यहां से एक और हार्मोन का नाम याद रखिएगा कि यहां से वृद्धि हार्मोन निकलता है। वृद्धि हार्मोन किससे निकलते हैं? तो आप कहेंगे कि सर वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकलता है। यहीं से एक और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि यहां से एक निकलता है टी एस एच हार्मोन, जिसे हम लोग कहते हैं थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, यानी कि थायराइड उत्तेजक हार्मोन।
थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। अब बाकी ये सारे चीज आपको पता है कि थायराइड ग्रंथि से क्या निकलेगा, थायराइड निकलेगा। इसी तरीका से वृषण से आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो यहाँ से ये सारी चीजें हमने बताया। यकृत से आपको बाइल जूस निकलते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन की क्रिया पाई जाती है किसमें, अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि किण्वन की जो क्रिया होती है, किण्वन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ये हमने कईयों बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, ठीक है। दूसरी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि किण्वन की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या है, ये इष्ट है। क्या है, इष्ट है। इसका काम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि भोजन को स्पंजी बनाने के लिए, स्पंजी कहिए या सॉफ्ट कहिए, ठीक है। अब ये किण्वन के द्वारा ही हमारा जलेबी, आप जलेबी जो खाते हैं तो जलेबी मेरे भाई, उसके लिए क्या होता है, उसमें ईस्ट डाला जाता है। जब जलेबी का जो मटेरियल तैयार किया जाता है उसमें क्या करते हैं कि उसमें ईस्ट मिलाया जाता है, और ईस्ट रात भर में क्या करता है, किण्वन की क्रिया कर देता है और फिर वो जलेबी को सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। इसी तरीका से जलेबी के बाद अगर हम बात करें तो जो आप पाव रोटी खाते हैं, जो आप पाव रोटी खाते हैं, तो पाव रोटी, ठीक है, जिसे आप ब्रेड भी कह देते हो, जिसे आप ब्रेड भी कह देते हो, ये सारे चीजों में किसका इस्तेमाल होता है, ईस्ट का इस्तेमाल होता है। तो किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें, तो अब हम यहाँ से आंसर लगा सकते हैं मेरे भाई। क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ईस्ट में। सही आंसर क्या होगा, ईस्ट में। बात क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। कह रहा है कि आयोडीन को हम किस में घोलते हैं, हमें आयोडीन को घोलना है मेरे भाई। तो आयोडीन को हम घोलेंगे, यानी किसी न किसी के साथ मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद ये हमारा कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, और यहाँ प्राप्त होगा क्या, तो आप कहेंगे कि सर टिंचर आयोडीन प्राप्त होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये टिंचर आयोडीन है क्या। तो मेरे भाई ये एक तरह का एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक कहने का मतलब है कि जो हमें जीवाणुओं से बचाने का काम करता है, ठीक है। वहां पर हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है, या जल भी गया तो वहां पर हम लगा देते हैं इसका घोल। तो किसका बनता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि जब आयोडीन में हम एथिल एल्कोहल मिलाते हैं, एथिल एल्कोहल मिलाते हैं, तो वो हमारा टिंचर आयोडीन प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर किसके साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, एथिल एल्कोहल। इसका सही आंसर क्या होगा, एथिल एल्कोहल हो जाएंगे। बात क्लियर है। चल कभी कभी क्लोरोफार्म का फॉर्मूला पूछ देता है मेरे भाई। तो क्लोरोफार्म का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, CHCl3 क्लोरोफार्म का फॉर्मूला होता है। इसी तरीका से इथर के लिए पूछ देता है इसका, तो ORR, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl3, ये इसका रासायनिक सूत्र है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। बात क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, डाल्डा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। डलडा में उपस्थित वसा, डलडा में उपस्थित होता है वसा अम्ल, और ये वसा अम्ल जो होता है वो किस प्रकृति का होता है, संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है, आंशिक संतृप्त होता है, अति संतृप्त होता है। तो सबसे पहले हम भाई समझते हैं कि संतृप्त क्या होता है और अति संतृप्त क्या होता है। संतृप्त और असंतृप्त में क्या अंतर है। देखें, आपको पता है कि किसी भी चीज का अगर घोल बनाया जाए, घोल बनाया जाए तो उसमें क्या हो सकता है, एक हो सकता है विलायक, एक विलायक हो सकता है, और एक मेरे भाई विलय हो सकता है, विलेय हम जिसे कहते हैं, ठीक है। एक विलायक होगा और एक विलेय होगा। विलायक कहने का मतलब हुआ
कि जो घोलने का काम करेगा, घोलने का काम क्या करेगा जो, उसको हम विलायक कहते हैं और जो घुल जाएगा उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो विलायक में आप ध्यान रखेंगे कि जैसे विलायक है, तो आप ज़्यादातर विलायक में इस्तेमाल करते हैं पानी को, इसी वजह से इसे हम यूनिवर्सल विलायक भी कहते हैं, ठीक है? और विलेय की अगर हम बात करें तो विलेय में मान लीजिए कि चीनी, विलेय में आप नमक ले लीजिए, नमक ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, ये सारे चीज़ क्या है? तो आप कहेंगे सर कि ये विलेय है। तो विलायक और विलेय आपको पता चल गए होंगे। अब मेरे भाई, हमें तो पढ़ना है संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का अर्थ क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज़ का घोल बना रहे हैं, ठीक है? जैसे आप पानी में नमक डाल रहे हैं, ठीक है? तो पानी में नमक डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए तो घुलता जाएगा, घुलता जाएगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि जब वहाँ पर नमक बिल्कुल नहीं घुलेगा। जैसे एक छोटा-सा ग्लास ले लीजिए, ठीक है? उसमें आप 2 चम्मच नमक डालिए, घुल जाएगा, 3 चम्मच डालिए, घुल जाएगा। लेकिन उसमें आधा केजी नमक डाल दीजिए मेरे भाई, तो नहीं घुलेगा। इसका मतलब क्या है कि संतृप्त में होता क्या है कि विलेय घुल नहीं पाएगा। विलेय आवश्यकता से अधिक नहीं घुलेगा, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त कहते हैं। असंतृप्त किसे कहते हैं? कि जिसमें और भी विलेय को घोला जा सकता है, और भी विलेय को घोला जा सकता है, तो उसे हम असंतृप्त कहते हैं। संतृप्त जिसमें विलेय की मात्रा और ना घुले, संतृप्त और जिसमें विलेय की मात्रा और भी घुल जाए, तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त। बात क्लियर है? आंशिक आंशिक संतृप्त कहने का अर्थ क्या होता है कि उसमें और भी विलेय घोले जा सकते हैं। अति संतृप्त हो गया कि जिसमें अब घुला नहीं जा सकता। जैसे आप खाते हो क्या? जैसे हाथी घोड़ा खाते होंगे, दीपावली के मौसम में जो हाथी घोड़ा बनाए जाते थे, तो वो क्या होता था? चीनी को उतना टेम्परेचर दे के उसको इतना कर दिया जाता है कि अब उसमें घुलने वाला नहीं है, तो उससे हम कहते हैं कि अति संतृप्त है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि डालडा में जो उपस्थित वसा अम्ल होता है, वो संतृप्त प्रकृति का होता है। कैसा होता है? संतृप्त प्रकृति का होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संतृप्त। अब आपके मन में सवाल ये हो सकता है कि सर आप इतना क्यों बताते हैं मेरे भाई? इतना इस वजह से बताते हैं कि आपको ये छोटी-छोटी पॉइंट आपको जानना ज़रूरी होता है क्योंकि यही छोटी-छोटी पॉइंट जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल निभा देता है, जो बच्चे छोड़कर चलते हैं। बात समझे? चल क्वेश्चन है प्रोपेनॉन की क्रियाशील मूलक है। प्रोपेनॉन क्या क्रियाशील मूलक है? ठीक है? देखिए OH ये एल्कोहल का होता है, एल्कोहल का होता है। COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, ठीक है? इसी तरीका से CO है आपका कीटोन ग्रुप होता है, तो ये कीटोन हो गया। CHO ये एल्डिहाइड होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। तो अब यहाँ से आप आंसर छांट सकते हैं प्रोपेनॉन। अब जैसे हम किसी चीज को कहेंगे अल्कोहल, ठीक है? जैसे एथेनॉल, एथेनॉल तो कहने पर क्या आ रहा है? अंत में आ रहा है कहने पर ऑल, ओल एथेनॉल। इसका मतलब है कि ओल कहने से जब आ रहा है तो ये हमारा OH ग्रुप का होगा, जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप हुआ? OH ग्रुप यानी एल्कोहल ग्रुप हो गया। इसी तरीका से अगर प्रोपेनॉन की बात की जाए तो ये हमारा कीटोन ग्रुप का है। ये किसका है? कीटोन ग्रुप का एग्जाम्पल है। इसके अंत में क्या रहा है? कीटोन के अंत में क्या आता है? ओन, या आप कह सकते हैं नोन। ओन कह दीजिए या नोन कह दीजिए, ठीक है? तो प्रोपेनॉन किसका हो जाएगा? तो अब आप सही सही आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा मेरे भाई। बात क्लियर है? चल तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है एथिलीन है, एथिलीन है क्या? ठीक, पैराफिन है, ओलिफिन है, एल्केन है, एल्काइन है, ठीक है? चल समझते हैं इसको।
देखिए, अगर आप हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, अगर आप हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे, हमने कई बार हमने अपने सेट प्रैक्टिस में इस चीज की चर्चा भी की है मेरे भाई। हाइड्रोकार्बन दो तरह का अगर मान ले तो एक होता है संतृप्त, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। एक होता है असंतृप्त। संतृप्त जिसे हम एल्केन कहते हैं। असंतृप्त दो प्रकार के होते हैं जिसे हम एल्कीन और एल्काइन कहते हैं मेरे भाई। एल्केन और एल्काइन हम कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे CnH2n+2 होता है। इसी तरीका से अगर एल्कीन की बात की जाए तो CnH2n होता है और एल्काइन की बात की जाए तो CnH2n-2 होता है मेरे भाई। बात क्लियर है? अब एल्केन जो होता है यहां पर सिंगल बॉन्ड होते हैं। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। और इसी तरीका से अगर बात की जाए तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो होता है मेरे भाई ये ससंयोजक बंधन बनाता है। ससंयोजक बंधन बनाता है। अब इसी संतृप्त और असंतृप्त में जो हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हमने कहा, इसी में खेल है मेरे भाई। एल्केन को हम लोग बोलते हैं पैराफिन, पैराफिन कहते हैं। और अगर बात की जाए एल्कीन को, तो एल्कीन को हम लोग ओलिफिन कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिफिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ओलिफिन कहिए या एल्कीन कहिए, पैराफिन कहिए या एल्केन कहिए, तो ओलिफिन में कितने बॉन्ड होंगे? डबल बॉन्ड होंगे। ओलिफिन का सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है, तो देखिए एथिलीन, ये किसका है? एथिलीन। तो एथिलीन कहाँ जा रहा है? एल्कीन वाले ग्रुप में। और एल्कीन का हम क्या कहेंगे? तो ये क्या है? एक प्रकार का, तो आप कहेंगे कि सर ये एक प्रकार का ओलिफिन है। एक प्रकार का क्या है? ओलिफिन है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा मेरे भाई। बात समझे? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कि जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन हम उसे कहते हैं जो जीवों के अंश से बनाया गया है। जीवों के अंश से बना है, ठीक है, और नेचुरली बना है। ऐसा नहीं कि वो मैन मेड हो, यानी मानव के द्वारा उसका निर्माण नहीं किया गया है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन हम उसे कहते हैं जो जीवों के अंश से बना है। और कैसा होता है? तो आप कहेंगे कि सर वो नेचुरल होता है। जीवाश्म ईंधन जो होता है मेरे भाई वो नेचुरल होता है। ठीक है, वो क्या होता है? नेचुरल होता है, मैन मेड द्वारा बनाए हुए नहीं होते हैं। तो पेट्रोलियम, अगर इसका सीधी सी अगर बात हम समझे तो पेट्रोलियम क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये पेट्रोलियम जो है हमारा मैन मेड नहीं है। ये क्या है? तो आप कहेंगे कि ये प्राकृतिक है। ये क्या है? प्राकृतिक है, यानी नेचुरल है। प्राकृतिक गैस भी हमारा प्राकृतिक है। कोयला भी है हमारा प्राकृतिक। क्या आपने कोयला लैब में तैयार किया है? अरे नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको बनने में काफी समय लगते हैं और जीवाश्म ईंधन को बनने में अधिक समय लगते हैं। इसका निर्माण में क्या होता है? अधिक समय में निर्माण होता है। ठीक है, तुरंत निर्माण नहीं होता है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, अधिक समय कहने का मतलब है कि करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और करोड़ों वर्ष लगने पर ही इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि सर बायोगैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायोगैस। अब बायोगैस होता क्या है? तो समझे, देखिए जैसे आपको पता होगा कि घर में आप सब्जियां बनाते हैं, ठीक है, साग सब्जी जो बनते हैं तो उसके क्या होते हैं? उसके कुछ वेस्टेज निकलते हैं। जैसे आलू छीलते हैं तो आलू का छिलका,
ठीक है। आलू के छिलका को किसी एक ऐसा चेंबर में डालते हैं जहां से वो डिकम्पोज होकर उसमें से गैस निकलने लगता है, तो उसी को हम कहते हैं कि बायोगैस है। जैसे आप गोबर गैस भी एक तरह का बायोगैस है। क्यों? क्योंकि जो ने गोबर किया है, जो गाय भैंस ने गोबर किया है, उसी के द्वारा ही क्या निकलते हैं, तो गोबर गैस निकलता है। उसको सड़ा गला के पुनः क्या किया जाता है, गैस के फॉर्म में तैयार किया जाता है। सेप्टिक टैंक जो होते हैं उससे भी क्या निकाले जाते हैं, तो आप कहेंगे कि एक हमारा बायोगैस तैयार किया जाता है। तो बायोगैस ध्यान रखिएगा कि ये मैन मेड होता है मेरे भाई। क्या होता है? मैन मेड होते हैं। ठीक है, मैन मेड होता है। बात क्लियर है? चल, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? हमसे पूछा गया संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसे है। ठीक है, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी कि जो दूसरे के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। तो देखिए, अब हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 288 वाली फॉर्मूला आना चाहिए। यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने, यानी कि आप कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए सिलिकॉन, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सिलिकॉन का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 14 होता है। इसी तरीका से एल्युमिनियम की बात की जाए तो 13 होता है। फास्फोरस की बात की जाए तो 15 होता है, और सोडियम की बात की जाए तो 11 होता है। तो ये इसके परमाणु क्रमांक है, और जितने परमाणु क्रमांक है उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर, किसके आधार पर है, तो प्रोटॉन के आधार पर है। और जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। यानी कि हर सभी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, यहाँ 11 है तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेरे भाई, हम तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि 14 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 इलेक्ट्रॉन को अगर हम सजाएं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और तीसरी कक्षा की अगर बात की जाए तो 8 2 10 है, और 4 कितना होता है, 14। तो 4 अंतिम हो गया। इसी को हमने क्या नाम दिया, अच्छा चलो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन हम सबका कर लेते हैं। अब ये 13 है, 13 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 8 3। इसी तरीका से 15 के लिए लिख सकते हैं 2 8 5, और 11 के लिए लिख सकते हैं 2 8 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा चल, ये आपको रेड कलर बॉक्स में जो दिखाई दे रहा है 4 3 5 1, ये मेरे भाई यही हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यही हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखो सिलिकॉन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के 3 हैं इलेक्ट्रॉन संयोजी, और फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और देखा जाए तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे अधिक किसका है मेरे भाई, सबसे अधिक किसका है, तो आप कहेंगे कि सर फास्फोरस का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। सही आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? अब इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन नहीं करता है? ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के त्याग बहुत तरीका से, ठीक है, या तो वो अधातु होगा। अगर धातु है तो धातु में भी देखा जाएगा कि वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग अगर हमें करना है तो हम देखेंगे कि धातु है या अधातु है। सोडियम मेरे भाई धातु होता है,
फ्लोरीन हमारा अधातु होता है, मैग्नीशियम हमारा धातु होता है, फेरस हमारा धातु है। तो मेरे भाई ध्यान रखें कि अगर 3 ऑप्शन धातु है तो एक ऑप्शन अधातु है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी ही यानी फ्लोरीन ही हमारा इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा आसानी से। इसी वजह से अधातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुचालक भी होते हैं। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, या इनमें से सभी के लिए? चल समझते हैं मेरे भाई। देखो, हर चीज का सर्किट जो बना हुआ है, जैसे आप कह सकते हो मेरे भाई कि जैसे हमारा घर में एमसीबी होता है, घर में एमसीबी है, तो एमसीबी का काम क्या होता है? आपने घर में देखा होगा कि एक एमसीबी होता है, ठीक है? एमसीबी मल्टीपल सर्किट ब्रेकर, ठीक है? एमसीबी का कार्य क्या होता है? तो पूरे घर में सप्लाई, पूरे घर का सप्लाई को क्या करता है? कंट्रोल करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। अगर कहीं भी किसी भी रूम में अगर स्पार्क करता है तो एक एमसीबी गिर जाते हैं, यानी एक मेन बोर्ड होता है, सीधी सी बात समझे तो। इसी तरीका से हमारा मस्तिष्क भी जो है मेरे भाई, वो मस्तिष्क भी हमारा क्या है, एक तरह का पूरे शरीर का एमसीबी है, पूरा बोर्ड है, ठीक है? और ये सबका कनेक्शन कहाँ पर जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे कि ये सबका कनेक्शन मस्तिष्क में जुड़ा हुआ है, और ये मस्तिष्क के द्वारा ही पूरा हमारा शरीर कंट्रोल है। हम अगर उंगली को ऐसे हिला रहे हैं, वो किसके माध्यम से? मस्तिष्क के माध्यम से। हम कुछ बोल पा रहे हैं, वो किसके माध्यम से? तो मस्तिष्क ही कंट्रोल कर रहा है। मस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, ये सारी चीज किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? तो मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि हृदय स्पंदन भी हमारा मस्तिष्क का ही काम होता है, शारीरिक संतुलन भी मस्तिष्क का ही काम है, सोचने के लिए भी मस्तिष्क का काम है। इस वजह से हम सही आंसर किसके साथ लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बात क्लियर है? चल, तो मेरे भाई जाते जाते कुछ और भी इंफॉर्मेशन आप लेकर जाएं। क्या इंफॉर्मेशन है तो समझे। अब आपके मन में कि हृदय स्पंदन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ध्यान रखिएगा कि हृदय स्पंदन के लिए हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है मेरे भाई, यही हमारा हृदय स्पंदन क्या कंट्रोल करता है, ठीक है? यानी मेडुला ऑब्लंगाटा जो है मेरे भाई, ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाएं को कंट्रोल करता है। अब अनैच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस पर हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम अपनी मर्जी के अनुसार नहीं कर सकते। जैसे जब हमें डकार आता है तो आप डकार को नहीं रोक सकते हैं, वो बिन मर्जी का है, ठीक है? आपको छींक आता है तो बिन मर्जी का है, आप उस पे कंट्रोल नहीं कर सकता। आपकी पलकें जो झपक रही है, हम लोग की पलक जो झपक रहा है, ऊपर-नीचे हो रहा है, वो क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया है। हमारे शरीर में मूवमेंट हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हम इसे चाह कर भी नहीं रोक सकते अपने शरीर की गतिविधि को। तो ये हमारा कंट्रोल कौन करता है? तो आप कहेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा करता है, ठीक है? शारीरिक संतुलन करने का काम, यानी कि बॉडी बैलेंसिंग, इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी बैलेंसिंग कहते हैं। और बॉडी बैलेंसिंग का काम होता है मेरे भाई सेरेबेलम को, सेरेबेलम को कहते हैं, सेरेबेलम को कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये सेरेबेलम जो है, इसे हम जीवन का वृक्ष भी कहते हैं, जीवन का वृक्ष कहते हैं। जीवन का वृक्ष किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि सेरेबेलम को कहते हैं। इसी तरीका से अगर सोचने के लिए बात की जाए तो ये सोचने के लिए किसका काम होता है? तो सेरेब्रम का होता है। किसका होता है? सेरेब्रम का होता है। और सेरेब्रम में भी किसका? तो फ्रंटल लोब का काम होता है। लेकिन आपको इतना डीप नहीं जाना है, आप इतनी बातें
जाने पर्याप्त है आपके लिए। बात क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ध्यान रखिएगा कि श्वसन अंग, अगर हम कुछ बातें कर ले आपसे श्वसन अंग के बारे में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पहला श्वसन अंग जैसे फेफड़ा, फेफड़ा श्वसन अंग होता है स्तनधारियों का। किसका? स्तनधारियों का। यानी कि जितने सारे स्तनधारी हैं वो सभी के सभी किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो आप कहेंगे कि फेफड़े के द्वारा। और यही जो फेफड़ा है, ठीक है, हमें क्या करता है? ऑक्सीजन यानी कि जो वायुमंडल में गैसेज उपलब्ध है उसमें से हम तो सांस पूरा ले रहे हैं, हर प्रकार के गैस को ले रहे हैं, लेकिन फेफड़ा ही क्या करता है? ऑक्सीजन को छान लेता है और बाकी गैसेज को क्या करता है? रिलीज कर देता है, यानी बाहर कर देता है। स्तनधारी के साथ साथ पंछी भी फेफड़े के द्वारा ही सांस लेते हैं। फेफड़ा गैस जो है स्तनधारी और पंछी भी, ठीक है, बात क्लियर है? सेकंड नंबर अगर पॉइंट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव जो होता है जिसमें हम लोग मुख्य तौर पर अगर मछली की बात करें, किसकी बात करें? मछली की अगर हम बात करें तो मछली आपको पता है कि गिल्स से सांस लेता है। किससे? गिल्स से। या इसी को हम कहते हैं क्लोम कहते हैं, या इसी को आप गल फड़ा भी कह देते हैं। गल फड़ा से सांस लेता है। गिल्स कहिए, क्लोम कहिए या गलफड़ा कहिए, ये सारी चीजें एक ही हैं। कुछ कुछ जलीय जीव जो होते हैं वो त्वचा से भी सांस लेता है। कुछ जीव, जलीय जीव त्वचा से भी सांस लेते हैं। बात क्लियर है? चल, तीसरी अगर पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि ट्रैकिया से सांस लेने वाले भी जीव हैं। और ट्रैकिया से सांस कौन लेता है? तो ध्यान रखिएगा कि जितने सारे कीट मकोड़े हैं, जितने सारे कीट मकोड़े हैं वो सभी के सभी किससे सांस लेते हैं? तो आप कहेंगे कि सर वो ट्रैकिया से सांस लेता है। लेकिन मेरे भाई इतनी बात तो हमें पता चला कि सर कीट से सांस लेता है, लेकिन इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कीट है? तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कीट जो होता है वो 3 खंडों में बटे होते हैं। कीट जो होते हैं वो 3 खंडों में, एक होता है सिर वाला हिस्सा होता है, एक आपका जिसको हम लोग कहते हैं, आप कह दीजिए पेट वगैरह जो भी, ठीक है, पेट वाला हिस्सा, और एक पीछे में हिस्सा होता है जिसको हम लोग पूंछ वाली हिस्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंछ वाली हिस्सा। जैसे मच्छर, मक्खी, तेलचट्टा, फिर आपका बिच्छू, ये सारे के सारे जो जीव है किसके हैं? तितली, ये सारे के सारे कीट में आते हैं। और एक ध्यान रखिएगा कि इनके या तो 3 जोड़े या 4 जोड़े पैर होते हैं। 3 से 4 जोड़े इनके क्या होंगे? पैर होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ट्रैकिया से सांस लेने के लिए कौन हो गया? तो मेरे भाई कॉकरोच हो गया, जिसे हम तिलचट्टा कहते हैं। और ये कॉकरोच एक प्रकार का क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये एक प्रकार का कीट है। ये क्या है? एक प्रकार का कीट है। और कीट हमेशा किससे सांस लेगा? तो ट्रैकिया से लेगा, ठीक है। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करके रखते हैं अपने पास तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा मेरे भाई, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। जिस तरीका से अभी मूवी देख रहे हैं पुष्पा झुकेगा नहीं, उसी तरीका से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बात समझे? चल, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान रखिएगा कि भोजन का पचना, भोजन का पचने का अर्थ क्या हुआ कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड ग्रहण करते हैं, यानी कि जटिल जटिल भोजन हम लोग करते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या किया जाता है? तो तोड़ा जाता है, ठीक है। क्या होता है? तोड़ा जाता है। और तोड़कर मेरे भाई सिंपल फूड में यानी कि सरल अणुओं में ब्रेक कर दिया जाता है, ताकि कोशिकाओं को उससे ऊर्जा मिल सके। कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगा, इसका मतलब हम लोग को ऊर्जा मिलेगा।
तो ये तोड़ने का काम होता है, यानी कि भोजन में जो पाचन है वो क्या है, तोड़ने का काम। और तोड़ने का काम कहने का अर्थ हुआ मेरे भाई कि वो एक अपचयन अभिक्रिया होगा। कैसी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। बात समझे, किसी भी चीज का तोड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, चल क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है क्या, बीजांड कहलाता है, बीज कहलाता है, फल कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि पूर्ण विकसित अंडाशय जो होता है, इसी से हमारा फल का निर्माण होता है, इसी से हमारा फल का निर्माण होता है, और यही हमारा पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। यानी जितने सारे आप फल खा रहे हैं वो क्या है, तो एक पूर्ण विकसित अंडाशय है। वो क्या है, ये पूर्ण विकसित अंडाशय है। बीज कहाँ पर पूरी तरह से विकसित होता है, तो बीजांड में होता है। अगर कभी भी आपसे पूछे कि बीज का निर्माण होता है कहाँ पर, तो बीज का निर्माण बीजांड में होता है। बीज का निर्माण कहाँ पर, बीजांड में। और फल का निर्माण अगर आपसे पूछे, फल का अगर निर्माण आपसे पूछे मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा कि फल का निर्माण अंडाशय से होता है। किससे होता है, अंडाशय से होता है। पूर्ण विकसित हो गया बीजांड तो वो बीज बन गया, और पूर्ण विकसित अंडाशय हो गया तो हमारा फल बन गया। बात क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलाते हैं। ठीक है, कौन सा गुणसूत्र मिलते हैं स्त्रियों में। तो देखिए, अगर गुणसूत्र की बात की जाए तो गुणसूत्र दो तरह के होते हैं, एक होता है ओलोसोम और एक होता है ऑटोसोम। ठीक है, ओलोसोम और ऑटोसोम, इसमें ध्यान रखिएगा कि ओलोसोम और ऑटोसोम इन दोनों का अलग अलग कार्य होता है। इसी में एक का कार्य होता है क्या, होता है लिंग निर्धारण करने का। और अगर बात की जाए ऑटोसोम की, तो ऑटोसोम का काम होता है बॉडी निर्माण करने का। बॉडी निर्माण यानी कि शरीर का निर्माण करना है। यानी कि लिंग निर्धारण कौन करेगा, तो ऑलोसोम करेगा, और ऑटोसोम का काम होता है बॉडी का निर्माण करना। ऑलोसोम ध्यान रखिएगा कि ये वन पेयर होते हैं। कितने होते हैं, वन पेयर। वन पेयर या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। इसी तरीका से बॉडी निर्माण के लिए आप ध्यान रखिएगा कि 22 पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 22 पेयर होते हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे कि अगर x और y, x और y अगर है, तो इसका मतलब है कि ये एक पुरुष होगा, यानी कि एक लड़का होगा। ठीक है, यानी कि एक मेल होगा। और x और x है तो ध्यान रखिएगा कि ये एक फीमेल होगी। तो यहां से आप सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है मेरे भाई। तो कह रहा था कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि लिंग गुणसूत्र महिलाओं में एक्स एंड एक्स मिलता है। ठीक है, और ये लिंग निर्धारण करने का काम किसका है, ओलोसोम का है, और ऑटोसोम का काम शरीर निर्माण का होता है। बात क्लियर है। चल तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो ध्यान रखेंगे कि गार्ड कोशिका की अगर बाहरी की बात करें, ठीक है, तो बाहरी जो भित्ति होती है वो पतली होती है, और अंदर वाली जो परत होती है वो मोटी होती है। इस वजह से इसका सही आंसर भीतरी होगा। ठीक है, कि गार्ड कोशिका के भीतरी जो सतह होती है वो मोटी होती है। भीतरी सतह कैसी होती है, मोटी होती है। बात स्पष्ट है। चल क्वेश्चन है अपना, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। ठीक है, सूचक कहने का अर्थ है कि जिससे हम मेरे भाई अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। अम्ल और क्षार की पहचान कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अब सूचक भी दो तरह से होता है, एक होता है नेचुरल
नेचुरल कहने का मतलब कि प्राकृतिक होता है, और एक होता है मेरे भाई आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होता है जिसे हम कहते हैं मैन मेड है। इसको हम आर्टिफिशियल कह दें या तो मैन मेड कह दीजिए, दोनों एक ही बात है। नेचुरल, नेचुरल में बहुत सारे हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि नेचुरल भी बढ़ जाते हैं मेरे भाई, नेचुरल भी बट जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लॉन्ग क्या है, नेचुरल रूप से तो हमें मिलता है, नेचुरल रूप से मिलता है, तो आप क्या करोगे, प्राकृतिक लगा दोगे आंसर, आप प्राकृतिक आंसर लगा दोगे। लेकिन मेरे भाई प्राकृतिक लगाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर प्राकृतिक संश्लेषित और साथ ही साथ गंधीय दिया, इसका मतलब है कि नेचुरल के भी अंदर की बातें आपसे पूछी है, नेचुरल में भी अंदर की बातें पूछी है। तो ध्यान रखिएगा कि लौंग जो होता है वो गंधीय होता है। क्या होता है, गंधीय प्रकार का होता है, ठीक है। यानी कि इसके स्मेल में परिवर्तन होता है, स्मेल में परिवर्तन से ही हमें पता चल जाता है कि अम्ल है या क्षार है। समझे बात को। चल, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको हम मिटा देते हैं मेरे भाई, नहीं तो आप इसको कंफ्यूज हो जाइएगा। प्राकृतिक नहीं लगाना है आपको, आंसर लगाना है गंधीय। क्वेश्चन है, घरेलू गैस का प्रमुख अवयव होता है, यानी कि घरेलू गैस में कौन कौन सी गैसें मिक्स होती है। तो ध्यान रखिएगा कि घरेलू जो गैस होता है उसमें दो गैसें मिले होते हैं, एक तो होता है प्रोपेनॉन और एक होता है ब्यूटेनॉन। ब्यूटे, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन मिलकर एलपीजी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोपेन की मात्रा होती है कम, प्रोपेन की मात्रा कम होती है, ब्यूटेन की मात्रा ज्यादा होती है, ब्यूटेन की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस वजह से हमसे पूछा है कि प्रमुख अवयव कौन सा पूछा है, प्रमुख अवयव पूछा है। तो प्रमुख अवयव पूछा है, इस वजह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लगाएंगे। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझे। और भी अगर यहां से पॉइंट ध्यान रखें तो ब्यूटेन जो होता है मेरे भाई, ब्यूटेन का इस्तेमाल हम लोग लाइटर में भी करते हैं। लाइटर जो होता है उसमें भी ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चल, क्वेश्चन है C60, फुलरीन की आकृति निम्न में से किसके जैसी होती है। यानी कि एक फुलरीन जो होता है जिसमें कार्बन के अणुओं की परमाणुओं की संख्या 60 होती है, ठीक है। C60 से ही ध्यान रखिएगा कि कार्बन जो होगा वो कार्बन कितने हैं, तो 60 है। यानी कि 60 कार्बन के परमाणु मिलकर किसका निर्माण किया, फुलरीन का निर्माण किया है। और ये फुलरीन जो है एक कार्बन का अपरूप है, कार्बन का क्या है, अपरूप है। बात समझे। और इसकी अपरूप जो होती है एक, ये फुलरिन जो होता है इसका स्ट्रक्चर एक फुटबॉल की तरह होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक फुटबॉल के जैसा होता है, ठीक है। चल, क्वेश्चन है, लेंस की आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। हमने अपने सेट में इसकी सॉल्यूशन कई बार किया है, तो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन है मीटर में, मिलीमीटर में, मात्रक विहीन है, सेंटीमीटर में है। तो देखिए अगर आपको पता है कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन की अगर हम सूत्र की बात करें तो आवर्धन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा होता है वस्तु की ऊंचाई। अब यहीं से एक बात बताइए, हम तो दोनों तरफ से ऊंचाई ही माप रहे हैं, और ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर लीजिएगा या तो सेंटीमीटर, जो भी लीजिएगा तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। यानी ऊंचाई का जो भी मात्रक होगा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से इसके कोई मात्रक नहीं होते हैं, इस वजह से इसके कोई मात्रक नहीं होता है मेरे भाई। बात स्पष्ट है, बोलिए, बात स्पष्ट है। चल, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है।
देखिए, कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण है। अब इस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका मतलब जब हम इसे काटेंगे मेरे भाई, दो हम इसके टुकड़े करेंगे तो हमें दो तरह का दर्पण मिलेगा, एक अवतल मिलेगा और एक उत्तल मिलेगा, एक अवतल मिलेगा और एक उत्तल मिलेगा। तो ये वाला जो है, ये हमारा व्यास कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे कि ये हमारा व्यास कहलाएगा। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग द्वारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो इस वजह से हमारा सही आंसर कौन सा होगा कि गोलीय दर्पण का द्वारक है। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। यानी द्वारक का मतलब कि द्वार, जिससे प्रकाश गुजरे, जिससे प्रकाश गुजरे यानी जाकर सतह से टकराए। ठीक है, तो सतह से कैसे टकराएगा? इसी द्वार से तो टकराएगा, तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया? द्वारक कहा गया। ठीक है, चल क्वेश्चन है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? अब मेरे भाई सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए, हमने कहा था कि सीधा प्रतिबिंब, पहला पॉइंट, कि दर्पण की अगर हम बात करें, अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण आपने तीन प्रकार के पढ़ा है। एक होता है समतल दर्पण, एक पढ़ा है अवतल दर्पण और एक पढ़ा होगा आपने उत्तल दर्पण। ठीक है? समतल दर्पण जो होता है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और सीधा अगर होगा तो वो कैसा होगा? तो आप कहेंगे कि सर काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। इसी तरीका से अगर हम अवतल की बात करें तो अवतल मेरे भाई सीधा भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। सीधा भी बनाएगा और उल्टा भी बनाएगा। इसी प्रकार से उत्तल की अगर बात की जाए तो उत्तल भी सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनाता है। अब यहां मामला फंसता क्या है कि और बनाने के लिए तो तीनों सीधा बना रहे प्रतिबिंब, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखा जाए। फोकस और पोल के जब बीच में रखते हैं तभी सीधा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमसे कहा है कि दर्पण में दूर की वस्तु को, कहाँ की वस्तु को? दूर की वस्तु को प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो सैदा होगा, तो समतल भी होगा और उत्तल भी होगा। इस वजह से इसका सही आंसर हम क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हम इसका सही आंसर लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्यों हुआ आपको हमने समझा दिया। ठीक है, चल क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो फिर से थोड़ा सा हम पढ़ते हैं दर्पण में। देखो, दर्पण अभी अभी हमने कहा कि दर्पण तीन तरह के होते हैं। एक तो समतल होता है, एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है मेरे भाई। ठीक है, तीन तरह के दर्पण हमने पढ़ा। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु के बराबर बनाता है। ठीक है, अवतल क्या होता है? तो बड़ा भी प्रतिबिंब बनाएगा और साथ ही साथ छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा और छोटा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाएगा। जब वस्तु कहीं दूर स्थित हो, जब वस्तु दूर होगा तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु जब पास होगा तब कैसा बनेगा? तो आप कहेंगे कि बड़ा बनेगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बराबर भी बनाता है, वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है। ये कब होगा? जब सेंटर पर हो। वस्तु कहां पर हो? सेंटर पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्रक पर हो। कहां पर हो? केंद्रक पर हो। ठीक है, उत्तल मेरे भाई ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। इस वजह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
समझे? चल, क्वेश्चन है मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा होता है, यानी कि मानव का जो मूत्र होता है उसमें कितने परसेंट यूरिया होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मानव के मूत्र में लगभग 2 से 3% यूरिया होता है। लगभग 2 से 3% यूरिया की मात्रा होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास कहाँ पर होगा? ठीक है, अंडाशय में होगा, योनि में होगा, गर्भाशय में होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, कहाँ पर होगा? ठीक है, देखिए अगर हम एक रफ स्ट्रक्चर बना दें, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम्म, चल ये है हमारा, ये अंडाशय कहलाता है, ये अंडाशय है, ये भी हमारा अंडाशय है। ध्यान रखिएगा कि अंडाशय जो होता है मेरे भाई ये जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा होता है, सलेस यहाँ पर चिपका होता है। ठीक है, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब है ये हमारा गर्भाशय है, ये गर्भाशय है और यहाँ पर हमारा ये योनि होता है। ठीक है, चल अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अंडाशय में अंडा का निर्माण होता है। कभी भी पूछा जाए कि अंडा का निर्माण कहाँ से होगा तो अंडाशय से होगा। फैलोपियन ट्यूब में ध्यान रखिएगा कि निषेचन का काम होता है। किसका काम होता है? निषेचन का काम होता है। निषेचन का काम फैलोपियन ट्यूब में होगा और यहीं पर भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास जो होगा वो कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे कि सर वो गर्भाशय में होता है। कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। तो इसका सही आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भाशय। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चल, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 किलो जूल होता है, 3600 किलो जूल होता है। और इसी 3600 किलो जूल को हम कहते हैं 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल कह देते हैं। क्या कहते हैं? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। कैसे होता है देख लीजिए, 3600 है तो 36 गुना हम इसे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, केजी के लिए 1000 कर सकते हैं तो हमने 1000 कर दिया, तो ये कितना बन गया? अब ये जूल हो गया, ये क्या हो गया? जूल हो गया। इसी तरीका से 36 गुना हम क्या है 10, वो कितने शून्य है? 5 है तो 5, इतना जूल। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम मेन डाटा को कम से कम रखना चाहते हैं, तो हम अगर ऊपर नीचे 10 से क्या कर दें, यहाँ पर एक पॉइंट बैठा दें, 3.6 बैठा दें इंटू, तो 10 के पावर 6 क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। तो देखिए मेरे भाई, आज का जो हमारा 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था वो हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ना कुछ अवश्य सीखे होंगे, आप बेहतर कुछ जाने होंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था उसको नोट भी किए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर स्टडी करना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही साथ लाइक का बटन भी जरूर दबाएं मेरे दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।
तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है और इसमें लापरवाही कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि आपको बेहतर मार्क्स लाने हैं तो बेहतर आपको कुछ हट के करना भी होगा। स्टडी कंटिन्यूअस करते रहिए, ठीक है? ताकि आप बेहतर मार्क्स की ओर अग्रसर रहें, ठीक है? चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखें और इसका रिवीजन अवश्य करें, ठीक है?